आज इसके 17वें एडिशन में आके मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। सबसे पहले मंच पर बैठे हमारे बड़े भाई बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। मैं कह सकता हूं कि जब हम लोग बचपन में थे तब आपको माया पत्रिका इंडिया टुडे में देखते थे, सुरेश पचौरी सर। और उनके बगल में बैठे सुधांशु त्रिवेदी जी, वो भी मेरे बड़े भाई हैं और उनको आज पूरा देश सुनता है। जब वो बोलते हैं तो लोग रुक करके सुनते हैं और मैं भी सुनता हूं। और अभी संसद में वक्फ पर जो आपने भाषण दिया, मैं उनको बता रहा था कि जब कोई चीज पूरी दुनिया घूम के आपके मोबाइल पे आती है तो समझिए कि वो वायरल हो जाती है। तो आपका हर बात, हर जो है संवाद वायरल होता है, लेकिन वक्फ पर जो आपने बात रखी राज्यसभा में, वो भूतो न भविष्यति थी। पूरे भाषण को मैंने भी सुना। आशीष जी, वाघमारे जी, भट्ट जी, श्रीवास्तव जी, आप सब आज इस मंच पर हैं। प्रवीण भाई से मेरी फोन पे जब बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि एआई के खतरे और संभावनाएं, परिवर्तन, इसी के इर्द गिर्द भाई साहब आपको बोलना है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा समय तो लगेगा ही। विषय नया है और थोड़ा जटिल भी है। तो सबसे पहले दो बातें, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और दूसरा जिस एआई को जिसने बनाया वो ह्यूमन इंटेलिजेंस ने बनाया, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता रखने वाली एक चीज, एक मशीन को हमारे जैसे ही किसी वैज्ञानिक ने, हमारे जैसे, आप जैसे ही किसी आदमी ने बनाया। लेकिन जो आज बहस चल पड़ी है, विमर्श चल पड़ा है कि एआई से कितना खतरा है। मैं एआई से 1% भी मनुष्यता को या रोजगार के खतरे के रूप में नहीं देखता। मैं इसको एक अवसर के रूप में देखता हूं। इसलिए देखता हूं कि जो दुनिया की रिपोर्ट बता रही है कि करीब करीब 80 करोड़ नौकरियां जाएंगी तो 95 करोड़ नौकरी मिलेंगी, यानी जितनी नौकरियां अभी हैं उसमें 15 करोड़ नौकरियों का इजाफा होगा एआई के आने से। अब एक छोटी सी कहानी से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं कि एआई कभी ह्यूमन इंटेलिजेंस का मुकाबला नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? भारत के एक बहुत महान गणितज्ञ हुए रामानुजम, जो हमारे दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में पैदा हुए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, कई बार जगह मैं भूल जाता हूं। दक्षिण भारत में पैदा हुए और उनकी जो जीवनी बताती है कि वो 10वीं फेल हो गए, 10वीं पास नहीं कर पाए। लेकिन गणित के बारे में उनकी जो समझ थी, वैसी समझ पृथ्वी पर अभी दूसरे किसी व्यक्ति की नहीं पैदा हुई। कहा जाता है उनके बारे में, या जितना लिखा गया है, थोड़ा बहुत मैंने भी सुना है, पढ़ा है, कि रामानुजम की प्रतिभा बहुत अलग तरीके थी गणित के बारे में। हालांकि और विषयों के बारे में नहीं रही होगी तो वो शायद 10वीं फेल हो गए। उनको एक बड़ी छोटी सी क्लर्क की नौकरी मिली और अंग्रेजों का शासन था, तो अक्सर रामानुजम को डांट पड़ती थी कि क्या बैठ के हल करते रहते हो, क्या लगाते, क्या लिखते पढ़ते रहते हो। एक दिन जो उनका सुपीरियर था, जो अंग्रेज था, उसके कान तक भी बात पहुंची कि पूरे दिन बैठ के ऑफिस का काम तो कुछ घंटों में खत्म कर लेता है, फिर ये कुछ करता है। वो सज्जन आए और उन्होंने देखा, थोड़ी बहुत उस ऑफिसर को गणित की समझ थी। उसने रामानुजम के मैथमेटिक्स के प्रमेय और फार्मूलों को देखा तो बड़ा प्रभावित हुआ। उसने रामानुजम के बारे में जानकारी ली कि भाई ये आदमी कैसे ऐसा लिखाई पढ़ाई कर रहा है और मैथमेटिक्स का इसको ज्ञान इतना कहां से आया। मैं एआई से इसको कनेक्ट करूंगा, इसलिए एक कहानी आप लोगों को सुना रहा हूं। और उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि एक 10वीं फेल आदमी जो क्लर्क की नौकरी मेरे ऑफिस में करता है, वो गणित के इतने गूढ़ सिद्धांतों के बारे में रचना कर रहा है। और मुझे भी थोड़ी बहुत गणित आती है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि ये कुछ अद्भुत कर रहा है। उस टाइम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दुनिया के बहुत मशहूर गणितज्ञ थे प्रोफेसर हार्डी, और
उस अंग्रेज अधिकारी ने करीब 300 गणित के दुरूह फार्मूलों को प्रोफेसर हार्डी के पास भेजा। जैसे प्रोफेसर हार्डी ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन गणित के सिद्धांतों को और फार्मूलों को देखा, देखते ही उन्होंने तुरंत रामानुजम से संपर्क किया और उनको लंदन बुलवाया। हालांकि रामानुजम की मृत्यु 36 साल की उम्र में हो गई, ज्यादा जीवित नहीं रहे। और प्रोफेसर हार्डी ने लिखी है रामानुजम के बारे में कि रामानुजम से जब कोई सवाल पूछा जाता था तो सवाल पूछने से पहले ही रामानुजम उसका उत्तर दे देते थे, यानी सवाल पूरा हो उससे पहले रामानुजम का उत्तर तैयार रहता था। और हमारे यहाँ जो कहा जाता है कि जो तिलक लगाते वक्त हम सर पे हाथ रख लेते हैं, जो एक तीसरे नेत्र की बात की जाती है हमारे यहाँ, तो हमारे तीसरे नेत्र की जो संकल्पना है, जो गहरे ध्यान और कुंडलिनी और चक्र जागरण के बाद वो अवस्था मिलती है साधकों को, तो गणित के बारे में रामानुजम का कुछ ऐसा ही था कि जब गणित का कोई भी चीज, कोई भी सिद्धांत या कोई भी नया सवाल उनके पास आता था तो रामानुजम की पुतलियां थोड़ी ऊपर चढ़ जाती थी, आंख थोड़ा ऐसे ऊपर हो जाती है और उसी क्षण उत्तर आ जाता था। कहानी बताती है कि रामानुजम हॉस्पिटल में जब बीमार थे तो प्रोफेसर हार्डी उनको ढूंढने के लिए, मिलने के लिए आए। तो उन्होंने प्रोफेसर हार्डी के कार का नंबर देखा और उन्होंने बोला कि इस पे ज्यामिति के 4 सिद्धांत बन सकते हैं। और प्रोफेसर हार्डी ने अपने किताब में लिखा है, और प्रोफेसर हार्डी अपनी जो वसीयत छोड़ के गए तो 28 साल लगे 3 सिद्धांतों को ढूंढने में। और उसके 28 साल बाद प्रोफेसर हार्डी ने अपने वसीयत में लिखा कि अगर रामानुजम ने कहा है कि इसके 4 ज्यामितीय निष्कर्ष निकल सकते हैं, प्रमेय बन सकते हैं मेरे कार के नंबर से, और इनको सिद्ध किया जा सकता है, तो ये गलत नहीं हो सकता, ये होगा ही। और उसके शोध के लिए वो अपनी वसीयत में जो लिख के गए थे, 28 साल बाद वो चौथा सिद्धांत भी ढूंढा गया। मैं अब आता हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे आपकी तरह से ही किसी आदमी के द्वारा कृत्रिम रूप से तैयार की गई एक चीज है। और मैं मानता हूं कि पत्रकारिता को कितना खतरा है। पत्रकारिता को खतरा नहीं, मैं तो सुविधा मानता हूं। लोगों को ये लगता है कि उसके आने से लोगों की नौकरियां जाएंगी। हो सकता है कि कुछ लोगों की नौकरियां जाएं, लेकिन टेलीप्रॉम्प्टर देख के जो पढ़ने वाले थोड़े बहुत जो पत्रकार हैं या जो एंकर्स हैं, हो सकता है कि उनकी नौकरियां जाएं। लेकिन जो कंटेंट से लवरेज है, जिसको कंटेंट की समझ है, जिसकी अपनी एक स्टाइल है, जिसकी बोलने की अपनी एक शैली है, ऐसे किसी भी व्यक्ति की नौकरी नहीं जानी। बल्कि ऐसे आदमी का एआई प्रोटोटाइप रोज तैयार होंगे और अलग अलग मंचों से आप महसूस करेंगे कि ये फलाने आदमी का प्रोटोटाइप एआई है जो तैयार किया गया है और जो आगे न्यूज को या खबर को प्रस्तुत कर रहा है। अब जैसे कुछ बातों से लोग डर रहे हैं। ली सिडोल चेस के वर्ल्ड चैंपियन रहे बहुत बार। तो एआई के प्रोटोटाइप रोबोट ने ली सिडोल को 1 ही मिनट के अंदर 8 मिनट में 8 बार हरा दिया। यानी वर्ल्ड चैंपियन को प्रोटोटाइप एआई ने 8 बार हरा दिया 8 मिनट में। अब इस बात को कोई सामान्य बुद्धि का आदमी सुने समझे तो उसको लगेगा कि नहीं भाई ये तो बड़ा खतरा है। मैं इसको खतरा इसलिए नहीं मानता कि आदमी की बुद्धि और मशीन की बुद्धि दोनों में बड़ा गहरा अंतर है। जैसे मशीन के अंदर जो डेटा डाला गया है या जितना उसको बताया समझाया गया है, मशीन उतना ही रिस्पांस करेगी, उतना ही बताएगी और उतना ही समझाएगी और उतना ही काम करेगी। अब ली सिडोल को
उसी एआई से पूछा गया कि भाई तुमने ये वर्ल्ड चैंपियन है, इनको कैसे हरा दिया। सवाल उठता है तो मशीन तो ईमानदार होती है, मशीन के अंदर तो मैनिपुलेशन होता नहीं। उसी रोबोट ने उत्तर दिया कि जिस दिन ये पहली बार अपनी जिंदगी में चेस खेलने के लिए बैठे थे और इनके माँ बाप ने वीडियो बनाया था, वो वीडियो, उस वीडियो के सफर से लेके इनके वर्ल्ड चैंपियन होने तक के सफर का सारा कॉम्बिनेशन, परमुटेशन, सारा एल्गोरिदम मैंने अध्ययन कर लिया, जान लिया पल भर में। अब उसके बाद चूंकि मुझे कृत्रिम बुद्धिमत्ता दी गई है अलग एल्गोरिदम बनाने की, तेजी से खेलने की, और मैंने उस आधार पर इनको हरा दिया। तो यह है कि अगर हम मशीन से लड़ेंगे या ये कोशिश करेंगे कि हम रोबोट के बराबर काम कर पाएं, अगर ये हमारा कंपटीशन होगा तो उस कंपटीशन में हम बार बार हारेंगे। और उस हारने को मैं हारना इसलिए नहीं कहता क्योंकि कंपटीशन करना ही मूर्खता है, कंपटीशन करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, एक अच्छी सुविधा, एक अच्छी चीज हमारे हाथ में है और उस चीज को हम अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। अभी किसी एक जगह पे मैं बोलने गया था तो मैंने बोला कि मैंने कहा कि भाई ये परमात्मा की बनाई सत्ता है। एक कहानी महर्षि रमन की भी मुझे याद आ रही है, वो मैं जरूर आप लोगों को सुनाऊंगा कि मशीन, कंप्यूटर, एआई या सुपर एआई आ जाए। जैसे पहले कंप्यूटर आया था तो सुपर कंप्यूटर आया, मशीन आई तो उसके बाद और बेहतर मशीनें आई, पहले मोबाइल आए तो बड़े बड़े आए, फिर जो है फ्लॉपी आई, फिर बीटा टेप, हम लोग जब पत्रकारिता शुरू किए थे तो बड़ा बड़ा होता था, फिर डीबी आया, फिर मिनी डीबी आया, फिर अब हमारे भारत एक्सप्रेस के भी कैमरामैन हैं यहाँ पे, उन्होंने छोटी सी चिप लगा रखी होगी जो इसमें 24 घंटे की रिकॉर्डिंग हो सकती है। तो टेक्नोलॉजी और सूक्ष्मतम रूप लेती जाएगी, लेकिन आदमी का विकल्प इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आदमी का विकल्प सिर्फ आदमी ही हो सकता है, मशीन नहीं हो सकती। मशीन आदमी से बेहतर काम कर सकती है, बेहतर सिलाई कर सकती है, बेहतर तरीके से जो उसको प्रोग्राम दिया गया है, जो उसको डेटा दिया गया है, उसको बेहतर तरीके से रिजल्ट ले आके दे सकती है। लेकिन कोई मशीन इस सीमा तक नहीं बन सकती कि वो आदमी बना दे। यानी अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो कोई वैज्ञानिक ऐसी मशीन नहीं बना सकता कि जो हम सुबह नाश्ते में फल फ्रूट खाते हैं, दोपहर में दाल चावल खाते हैं, तो उस दाल चावल को खाने से खून बन जाए। जिस दिन ऐसी कोई मशीन आ जाएगी, मैं उस दिन अपने शब्द वापस ले लूंगा और मैं मान लूंगा कि ईश्वर की सत्ता हार गई और मशीनों की सत्ता और मशीन बनाने वालों की सत्ता जीत गई। तो जो एआई से खतरे हैं, वो खतरे हम हॉलीवुड की जो मूवीज देखते हैं, हमें वो ज्यादा डराते हैं, उनसे ज्यादा संदेश आता है हमारे मन में। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तब अमेरिका इतना डेवलप कर गया था, हालांकि अंग्रेजों का शासन था। अमेरिका 4 जुलाई 1776 को आजाद हो चुका था, लेकिन पूरी दुनिया में तब तक अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटेन एम्पायर का पूरा शासन था। तो अमेरिका के मनोवैज्ञानिकों ने वहां के प्रेसिडेंट को सलाह दी कि हमें अपने सॉफ्ट पावर को बढ़ाना चाहिए, और सॉफ्ट पावर को बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी है कि हम अपनी फिल्मों के जरिए, अपने कल्चर के जरिए, अपने संस्कृति के जरिए दुनिया भर में ये बताएं कि अमेरिका कहां पहुंच चुका है। तो उस टाइम ये विचार बना कि नहीं, ये असली समय नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में ब्रिटिश एम्पायर का राज है, जिनके राज में सूरज नहीं डूबता। अब ऐसे वक्त में हम ये काम करेंगे तो हमें मुंह की भी खानी पड़ सकती है। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, तो सेकेंड वर्ल्ड वार तक आते आते अमेरिका ने पूरी दुनिया को बता दिया कि हम इस पूरी पृथ्वी के सबसे ताकतवर देश हैं, और हमारे इर्द गिर्द ही पूरी दुनिया की राजनीति या पूरी दुनिया का जो ध्रुवीकरण है वो हमारे इर्द गिर्द ही होता है। और वो संभव कैसे हुआ? संभव बेशक टेक्नोलॉजी से हुआ, संभव बेशक उनके वैज्ञानिक सोच के कारण हुआ। और मैं ये मानता हूं कि भारत में एक धारणा ने बड़ा नुकसान किया है कि भाई रुपया पैसा सब मोह माया है।
और इसी मोह माया के कारण जो है हमारे अंदर कहीं ना कहीं मन में एक आधा अधूरापन रहता है। हमारा युवा होते हुए भी बहुत जल्दी सन्यासी होना चाहता है, बहुत जल्दी भागना चाहता है, बहुत जल्दी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ता है। मेरा यह कहना है कि जिस तरीके से पूरी दुनिया में साम्यवाद का लगभग खात्मा हुआ और अमेरिका में जो कैपिटलिज्म था, पूंजीवाद था, वो जीता और भारत में जो तरक्की होनी चाहिए थी वो तरक्की की रफ्तार बहुत धीमे पड़ गई और हम इतने वैज्ञानिक देश रहते हुए भी हमने विज्ञान से मुंह मोड़ लिया, हमने अंधविश्वास से अपना गहरा नाता जोड़ा। मैं अपने देश की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आलोचना भी होनी चाहिए जब अच्छे श्रोता हो, अच्छे लोग हो। तो एक एग्जाम्पल दूंगा। 1986 तक भारत की इकोनॉमी $1 ट्रिलियन की थी पूरे देश की, और इतनी ही चाइना की भी थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 1986 से आज चाइना $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और हम अभी $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, अभी 5 भी टच नहीं कर पाए हैं। तो कुछ तो बुनियादी भूल हुई होगी। क्या बुनियादी भूल हुई, उस पे मैं एक और एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रखूंगा। जैसे एक सिद्धांत है कि 100 डिग्री पे पानी उबलने लगता है और भाप बन के उड़ने लगता है, ठीक उसी तरीके से एक अनकहा प्रकृति का सिद्धांत है 5% का। जब चाइना के साथ साउथ कोरिया का कोई छद्मवार हुआ, उसमें कुछ कोरियन सैनिक चीन के सैनिकों ने बंदी बनाया और उसमें 5% सैनिकों को, जितने बंदी सैनिक थे, छांट के अलग किया गया, क्योंकि चीन के लोग जैसा चाह रहे थे वैसा वो कर नहीं रहे थे। बहुत गहरा विरोध था। जैसे कोई विरोध करे, आमरण अनशन पे बैठ जाए, खाना ना खाए, तो आप क्या कर लेंगे? आप मनाएंगे उसको कि भाई उसका आमरण अनशन टूटे, उसको खाना खिलाए। तो चाइना के मनोवैज्ञानिकों ने सलाह दिया कि 5% जो इसमें सबसे बुद्धिमान और उपद्रवी दिमाग के लोग हैं, इनको अलग कर लो, बाकी 95% अपने आप जो कहेंगे मानेंगे। वो मानते ही हैं। पशु पक्षियों में भी एक सिद्धांत है, जैसे हर कबूतर चिट्ठी नहीं पहुंचा देता है, कबूतरों में भी 5% ही कबूतर हैं जिनको ट्रेन किया जाता है तो वो चिट्ठी, और 5% ही बाज हैं जिनको ट्रेन किया जाता है तो वो पत्र को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया करते थे। और अभी भी ये सिस्टम है। अभी भी कई फिल्में मैंने देखी हैं जिसमें, मुझे याद नहीं आ रहा है, किसी देश में कबूतर को सर्वश्रेष्ठ सेवा मेडल मिला सेना का, कि युद्ध के समय में उसने बहुत महत्वपूर्ण सूचना पहुंचाई थी, जिसके कारण उस देश की सरकार ने उस, जैसे हमारे यहां परमवीर चक्र मिलता है, वैसे उस कबूतर को वो मेडल दिया गया। कोई मूवी थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है अभी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। जब औद्योगिक क्रांति हुई थी तब भी यही सवाल आया था कि सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, लेकिन रोजगार और ज्यादा निकल के आया। और मेरा यह मानना है कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत में बहुत अच्छे से आ गया है, मीडिया में तो अब हम लोग यूज भी करने लगे हैं। डिजिटल मीडिया में जितने वॉइस ओवर होते हैं, बता रहे थे हमारे साथी कि 50% से ज्यादा वॉइस ओवर अब एआई करता है। हमारे ऑफिस में भी कुछ उपद्रवी बच्चे बच्चियां हैं जो चैट जीपीटी की मदद से रोज 5 कंप्लेन भेजते हैं मुझे। तो एक दिन मैंने पूछा कि भाई इतना जल्दी जल्दी कैसे लंबा 10-10 पेज का कंप्लेन टाइप हो जा रहा है भाई, कब टाइम मिलता है? तो एक लड़के ने मुस्कुराते बोला, सर उस चैट जीपीटी का कमाल है। तो चैट जीपीटी ने एक सुविधा भी दी है, इसमें एक मजा भी है। तो एक आध टॉपिक मैंने नोट किया था कि बात हो तो जरूर बात होनी चाहिए। हां, जैसे हम लोग, भारत के लोग खास तौर से बहुत ज्यादा थ्रिल्ड क्यों हैं, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, रोबोट से, इससे उससे। तो मैं प्लेन में जब सुबह आ रहा था तो यही सोचते आ रहा था कि हमारा भी जीवन थोड़ा बहुत मशीन जैसा ही है।
भाई तीन जगत है हमारे जीवन का। एक तो पशुओं का जगत है, जो पूरा पैदा हुए, जैसे वो पैदा हुए वैसे ही बड़े हुए, उनके अंदर कोई बौद्धिक विकास नहीं होता, वो पूरे पूरे ही हैं जितने हैं। एक जगत है बुद्धों का, जो होने के लिए आए थे उस अपनी ऑप्टिमम ऊंचाई को उन्होंने प्राप्त कर लिया। कोई बुद्ध हो गए, कोई महावीर हो गए, कोई कृष्ण हो गए, कोई राम हो गए, कोई मीरा हो गए, कोई रैदास हो गए, कोई दादू हो गए। एक लंबी परंपरा है। सप्तऋषि आए तो उनको सप्तऋषियों का दर्जा मिला। विश्वामित्र जैसे राजा जो बाद में वैराग्य धारण किए, वो ऋषि से महर्षि का दर्जा मिला। यानी एक बुद्धों का लोक है। बीच में हम मनुष्य हैं और हमारे जीवन में बड़ा तनाव है। हम जो होना चाहते हैं अभी हैं नहीं, और जो होना चाहते हैं उसके लिए हम लगातार संघर्ष में हैं। तो जो है नहीं और जो होना चाहते हैं उसके बीच हम गहरे तनाव में फंसे हुए हैं। और जो हमारा जीवन है वो भी कुछ मशीनों जैसा ही है। हम करते क्या हैं? सुबह जगते हैं, नहाते धोते हैं, नाश्ता करते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, काम करके आते हैं, खाना खाते हैं, थोड़ा टीवी देखते हैं, फिर सो जाते हैं। इसमें ऐसा क्या है जीवन जैसा? रोबोट को भी ट्रेन कर दिया जाए तो रोबोट भी डिट्टो ऐसा कर ले। इससे अच्छा जीवन तो मैं कहता हूं कि पेड़ पौधों का है। वो भी जमीन से न्यूट्रिशन और जो उनको चाहिए प्रकृति से ऑक्सीजन, कुछ पेड़ ऑक्सीजन लेते हैं, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन उनका एक गहरा अनुशासन तो है। भाई बसंत ऋतु आती है तो पूरे माहौल को बदल देते हैं। कुछ पेड़ कुछ गहरी खुशबू देते हैं, कुछ प्रकृति को, हमारे आप जैसे बीमार लोगों को दवाएं देते हैं। लेकिन हम किसको क्या देते हैं? हम अपना परिवार पालने के अलावा, या कह सकते हैं कि वही 5% का जो सिद्धांत है, यानी अपने लिए जीने के अलावा कितने लोग हैं जो समाज के लिए जीते हैं? तो क्या हम कुछ यंत्रवत मशीन की तरह नहीं जीते? मैं तो बहुत गहराई से सोचता हूं, मुझे लगता है कि हम बहुत ज्यादा गहराई में मशीन ही बन के हैं, रह गए हैं। मशीन की तरह ही हम जी रहे हैं, उससे ज्यादा हम कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर रहे हैं। अब एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि मनुष्यता क्या है, मानव धर्म क्या है, जीवन क्या है, और मशीन और आदमी की जो सत्ता है वो हमेशा अलग क्यों रहेगी। मैं इस पूरे कालखंड को जहां हम बैठे हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि पहले का समय बहुत अच्छा है। मैं इस बात से कभी राजी नहीं होता। मैं ये कहता हूं कि आज का जो समय है वो इस पृथ्वी पर का उतरा हुआ सबसे सुंदरतम समय है। सबसे सुंदरतम समय में हम जी रहे हैं। पहला एग्जाम्पल, 80s में मेरा जन्म हुआ, साल 1982 में। उस समय तक जब बच्चे पैदा होते थे तो टेटनस और पीलिया हो जाता था। हमारी पूरी जनरेशन की 70% जो आबादी थी, यानी जो नए बच्चे थे, वो बीमार पैदा होते थे। उनके अंदर जो जीवंत ऊर्जा थी वो बीमारी से लड़ने में खर्च हो जाती थी। मेल न्यूट्रिशन था। लेकिन अब बच्चा जो कंसीव करती है मां, गर्भ में कंसीव करने से डिलीवरी के दिन वो डॉक्टर की निगरानी में पैदा होता है। वो बीमार नहीं होता जल्दी। 100 में 2-4 बच्चे, 1-2 बच्चे बीमार हो गए। अब बच्चा बीमार नहीं होता। अब तो ये टेक्नोलॉजी आ गई कि आपके बच्चे के आंख का कलर नीला हो कि पीला हो, आप अंग्रेज बच्चा पैदा करना चाहते हैं यहाँ भारत में बैठ के, या चीनी बच्चा पैदा करना चाहते हैं, वह सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। सन 75 में आचार्य रजनीश ने अपने एक भाषण में बोला था, पुणे में, मैंने खुद सुना था कि 50 साल इंतजार करो। जैसे दुकानों पर बैगन के और टमाटर के, आलू के बीज के पैकेट रखे रहते हैं, वैसे डॉक्टरों की दुकानों में बच्चों की लगी फोटो और कितने साल ये जिएगा, कैसा इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा, कैसा इसका कलर होगा, कौन कौन सी बीमारियां इसको नहीं होंगी, इस डिटेल के साथ पैकेट रखा होगा। और तुम ऐसा बच्चा चाहते हो, जाओगे, वैसा बच्चा चुनोगे, वैसा बच्चा तुम्हारे घर 9 महीने में आ जाएगा। ये व्यवस्था हो गई 50 साल में। 50 साल में
दिल्ली, बंबई में, पुणे में अनेकों डॉक्टर हैं जिनको मैं जानता हूं, आपको ऐसा बच्चा दे देंगे। इसमें कोई ज्यादा ताज्जुब करने की बात नहीं है। तो मैं पूरे कालखंड को 8 हिस्सों में बांटता हूं जहां हम बैठे हैं। जब हम आदि मानव थे, जब पृथ्वी का जन्म हुआ, तो हमारी औकात क्या थी? हमारी औकात कीड़े मकोड़ों से थोड़ी ऊपर थी। यानी दिन ढलने से बहुत पहले हम छुप के पेड़ों पर चले जाते थे, और दिन निकलने के बहुत बाद हम थोड़ा बहुत खाने पीने के जुगाड़ में निकलते थे। महीने में बमुश्किल 2-4 दिन हमें खाना मिलता था। आज हम जितना खा रहे हैं, जो आजकल के डॉक्टर ये कहते हैं कि सारी बीमारी इस पृथ्वी पर खाने के कारण है। जो जितना कम खाएगा वो उतना ज्यादा लंबा जिएगा और उतना कम बीमार रहेगा। तो पहले जब हम आदि मानव थे तो हमारी स्थिति ऐसी थी, हम सबसे डरे हुए लोग थे, हमारे अंदर बुद्धि का विकास नहीं था। पहली क्रांति हुई जिसको मैं आदि मानव युग, दूसरा युग मानता हूं, जब आदमी ने किसी तरह से आग का आविष्कार किया। आग का आविष्कार इस मनुष्यता का सबसे बड़ा आविष्कार है, और आग के आविष्कार के बाद आदमी जो है बड़े बड़े जानवरों को डराने लगा, और वो हाथी, चीता, भालू सबसे टक्कर लेने लगा और उनको डराने लगा, उनको धीरे धीरे काबू भी करने लगा। फिर जंगल में हमारा शासन हुआ। कहते हैं जंगल का राजा शेर है, लेकिन होगा शेर, लेकिन पृथ्वी पर अब शासन तो मनुष्यों का ही है। तब हमारे हाथ में पहली बार ताकत आई। ये दूसरा युग। तीसरा युग, जब हमारे अंदर कपड़ा पहनने की, समूह में रहने की कला आई, ये तीसरा युग। चौथा युग, जब उसके बाद हम विकसित हुए, जब किंगडम बनने लगे, जब अलग अलग तरह की चीजें धीरे धीरे आविष्कार में आने लगी, लेकिन वो बड़े कम लोगों के लिए थी, बहुत चुने हुए लोगों के लिए सुविधाएं थी। आज की तरह नहीं कि सबके घर में एसी है। उस टाइम एसी था तो वो अलग तरह का एसी था, जो फिल्मों में आप लोग देखते हैं, वो राजाओं के लिए व्यवस्था थी। तो वो मैं उसको 5वां युग मानता हूं। 6वां युग, जब छोटे कल पुर्जे इस्तेमाल में आए। 7वां युग, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ पूरे तरीके से। 8वां युग, जब पूरा कंप्यूटराइजेशन हुआ, कंप्यूटर आ गया पूरी दुनिया में, कंप्यूटर का राज आ गया, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइप की चीजें धीरे धीरे आ गई सेमी लेवल पे। और 8वां युग जो है ये सुपर एआई का है और स्टार्टअप का है। तो दुनिया आदिम युग से लेके यहां तक पहुंची है, तो इसमें टेक्नोलॉजी का बेशक योगदान है। तो मैं ये कहना चाहता हूं अपनी इस एक लाइन से अपनी बात समाप्त करके, कि इस टेक्नोलॉजी ने हमें यहां तक पहुंचाने में बहुत सहयोग किया है, इससे नुकसान नहीं हुआ। तो एआई जो आ रहा है, उससे न तो नुकसान पत्रकारिता के जगत में किसी का होना है, न तो आम आदमी के जीवन में इससे किसी का नुकसान होना है, बल्कि हम जहां खड़े हैं उससे एक बहुत बड़ा क्वांटम जंप ले करके एक नए मनुष्य को जन्म देने की दिशा में आगे बढ़ने वाले हैं। समय मैंने काफी लिया, ले ही लेता हूं। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।